आप जानते हैं, हाँ, ये हमारा पहला लेक्चर रहेगा आज। और इस फर्स्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और आपका फर्स्ट चैप्टर है, और फर्स्ट चैप्टर होने की वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, और उसी इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम करने जा रहे हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब आप इस चैप्टर की तरफ जाएंगे तो आप इस चैप्टर में कुछ एक टॉपिक्स देखेंगे, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर किसी को नया दिखाई दे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। यहाँ पर अलग से आपको पोल दिया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं। जो चैट है वो पूरी तरह से इस टाइम प्राइवेट है। प्राइवेट चैट का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको सिर्फ अपने ही मैसेज दिखाई देंगे, और जो मैं आपको मैसेज करूंगा सिर्फ वही मैसेज आपको दिखाई देंगे। आप कोई भी क्वेश्चन इस लाइव क्लास के दौरान देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, और आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा। देखिए, जब आप इस आज की इस क्लास के अंदर जाएंगे तो आपका जो टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक में सबसे पहले है हमारे पास नेचर नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और डेफिनेशन एंड मेन फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस ये पूरे चैप्टर के अंदर, फंडामेंटल्स के अंदर आप ये सारे कुछ करेंगे। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसके मेन फीचर क्या है, रूल अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जनरल एंट्रीज अंडर पार्टनरशिप फर्म, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट और अंडर द मेथड ऑफ फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद ट्रीटमेंट। आज आज की क्लास में हम ये सारी चीजें नहीं करने वाले। आज की क्लास में हम कुछ एक चीजें करेंगे। हेलो खुशहाल। तो हमारे पास हम कुछ एक चीजें करेंगे जिसके अंदर आपको थोड़ा क्लियर रहे। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि हमारे पास आज एक कूपन है, जो जिससे आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। उस कूपन के बाद आप और ज्यादा डिस्काउंट ले पाएंगे। ठीक है, वो आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो बाद में, यानी कहने का मतलब देखेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। और अब तक आपने अगर हमारी फंडामेंटल लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज डाउनलोड करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये चीज दी गई है। तो हम चलते हैं हमारे द्वारा से क्लास की तरफ। देखिए, उसके बाद इस पूरे चैप्टर की बात करें, इस पूरे चैप्टर के अंदर ये टॉपिक्स आएंगे, जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन फ्रॉम पार्टनर्स लोन, ये दोनों ही चीजें रहेंगी। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। इस तरह से ये सारी चीजें इसके अंदर रहने वाली हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक, जिसमें सबसे पहले है व्हाट इज पार्टनरशिप, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, सबसे पहले पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ती है, इसको हम समझ लेते हैं। जब आप बात करते हैं पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आप, उससे पहले क्या हुआ करता था, एक सोल ट्रेडर बिजनेस हुआ करता था। सोल ट्रेडर बिजनेस का मतलब ये है कि एक पर्सन है और वो सारे ही बिजनेस को वो चलाता है। मींस वो सारा कैपिटल इन्वेस्ट करता है, रिस्क सहन करता है, मैनेज करता है, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज भी मैनेज भी कर रहा है, डायरेक्टिंग भी कर रहा है, हर चीज वो खुद से कर रहा है। जब हर चीज वो खुद से कर रहा है तो यहाँ पर उसे बहुत सारी प्रॉब्लम महसूस होती है। जैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी रह जाती है उसकी, उसके मैनेजरियल कैपेसिटी जो है वीक है, और इस तरह से कहने का मतलब रिस्क भी ज्यादा है, उसकी कैपिटल इन्वेस्टिंग कैपेसिटी भी वीक है। इस तरह से वो महसूस करता है कि वो उस अकेले बिजनेस को, यानी अकेला पर्सन उस पूरे बिजनेस को अच्छे से टैकल नहीं कर पा रहा है, अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा है, और बिजनेस उसका हमेशा ही छोटा बना रह जाता है। बट यहाँ पर अगर वो बिजनेस को बढ़ाना चाहता है तो उसके क्या करना चाहिए, उसे कुछ लोगों को और साथ में जोड़ना चाहिए। जैसे आप अगर एक स्टूडेंट है और आपने नॉर्मली देखा होगा, मैं नॉर्मली ये महसूस करता हूँ कि जब आप वॉशरूम में भी जाने के लिए अपने टीचर को कहते हैं सब सब मे आई गो टू वॉशरूम, तो कहते हैं सर इसको साथ में भेज दो। नॉर्मली मैंने देखा है, काफी स्कूलों में ऐसा होता है। तो ये क्या है, आप किसी का साथ चाहते हैं, जो आपके साथ कोई पर्सन रहेगा वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। इसी तरह बिजनेस में भी है, जब आप किसी पर्सन को साथ में लेकर चलते हैं तो चीजें हैंडल करना आसान हो जाता है, रिस्क डिवाइडेड हो जाता है। ये सारी बातें हैं जो आपको एक पार्टनरशिप में मिलती है। तो पार्टनरशिप जो है
बुरी चीज नहीं है, पार्टनरशिप बहुत अच्छी चीज है। इससे बिजनेस को पहले से ज्यादा ग्रो किया जा सकता है, अपने रिस्क को रिमूव किया जा सकता है और बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। इसलिए बिजनेस में पार्टनरशिप होना काफी अच्छी चीज मानी जाती है। तो यहां पर देखिए हमारे पास एज पर द अकाउंटिंग व्यू पॉइंट, अगर हम अकाउंटिंग के व्यू पॉइंट से देखें तो यहां पर नॉर्मली आपने एक चीज और देखी होगी, आप +1 क्लास में कर रहे थे, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता था? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता था कि बिजनेस अलग है और जो ओनर है वो एक दूसरे से अलग है। और आपने +1 की बिजनेस स्टडी में एक और चीज पढ़ी है कि जो पार्टनरशिप होती है उसमें सेपरेट एंटिटी नहीं होती। यानी अगर बिजनेस दिवालिया हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो पार्टनर्स को ही सारी लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। और वैसे एक बात का ध्यान रखिएगा, जहां पर भी किसी ओनर की, चाहे वो पार्टनर हो चाहे वो सोल ट्रेडर हो, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी तो उसकी जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट यहां पर लागू नहीं होता। यानी बिजनेस और ओनर एक दूसरे से अलग अलग नहीं होते हैं। बट जब हम अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से देखें, यानी अकाउंटिंग किस लिहाज से करेंगे, अकाउंटिंग जब आप करेंगे तो अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से आप ये देखेंगे कि हमारे पास जो बिजनेस है वो एक दूसरे से अलग अलग माना जाएगा। अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से आप देखेंगे द पार्टनर्स फ्रॉम द फर्म इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट बिजनेस, उसको सेपरेट बिजनेस एंटिटी माना जाएगा, डिस्टिंक्ट है पार्टनर से। बट लीगल व्यू पॉइंट से हम इनको सेपरेट नहीं मानेंगे। यानी कहने का मतलब अकाउंट बनाते वक्त तो ये ध्यान रखेंगे कि बिजनेस अलग है और पार्टनर अलग है। बट जब हम अकाउंटिंग करेंगे तब हम बिजनेस को और पार्टनर को अलग अलग मानेंगे। और जब हम बिजनेस में अगर पार्टनर बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बिजनेस और पार्टनर को अलग अलग नहीं मानेंगे, पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी फिर भी बनी रहेगी। तो यहां पर देखिए एज पर द अकाउंटिंग व्यू पॉइंट, पार्टनर्स फर्म इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पार्टनर्स। हाउएवर एज पर द लीगल व्यू पॉइंट से अगर हम देखें तो पार्टनर्स फर्म इज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। इन अदर वर्ड इट हैज नो एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर, वो एक दूसरे से अलग अलग नहीं होते हैं। इट मींस दैट इन केस ऑफ बैंकरप्सी, अगर बिजनेस बैंकरप्ट हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म बैंकरप्ट हो जाती है, प्राइवेट स्टेट यानी जो उनकी पर्सनल संपत्ति है ओनर्स की, यानी पार्टनर्स की पर्सनल संपत्ति है, उसको भी जब्त कर लिया जाएगा और उसको भी लिक्विडेट करके अपनी बिजनेस की लायबिलिटीज को पूरा किया जाएगा। तो ये नॉर्मली रहता है। इस तरह से हम कह सकते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या रहता है, पार्टनर्स और बिजनेस जो है एक दूसरे से सेपरेट है अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से, बट सेपरेट नहीं है लीगल व्यू पॉइंट से। आगे चलते हैं, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है देखिए। तो अगर हम अकाउंटिंग व्यू, अब डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932 के अकॉर्डिंग डेफिनेशन पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप। ये ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशनशिप है। यहाँ ये रिलेशनशिप कैसा है, ये दो पर्सन के बीच में रिलेशनशिप है, कोई एक दूसरे का नौकर नहीं है। कोई एक दूसरे का नौकर नहीं है तो वो क्या है, ये रिलेशनशिप जो होता है वो एक तरह से प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। ये प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन क्या होता है, ये सीधी सी बात ये है कि मान लीजिए एक पार्टनर है और दूसरा ये पार्टनर है, पार्टनर ए है और पार्टनर बी है। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बी पार्टनर किसी थर्ड पार्टी है हमारे पास, मान लीजिए डी के साथ किसी भी लीगल एग्रीमेंट में आता है, तो ए बेशक जानता है या नहीं जानता, क्योंकि वो बिजनेस का पार्टनर है, इस वजह से बी के द्वारा किएगा कोई भी एक्ट जो होगा वो ए को भी बाइंड कर देगा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इस एग्रीमेंट के अंदर। इस तरह से दोनों के अंदर जो रिलेशनशिप पाया जाता है वो एक प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन पाया जाता है। तो यहां पर आगे भी हम इसको समझेंगे। दूसरा है हमारे पास पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स। देखिए जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो यहां पर प्रॉफिट्स लिखा गया है, लॉसेज नहीं लिखा गया। देखिए प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये तो डिफाइंड है, ये तो पक्का है, 100% हम जानते हैं प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ही होगा। बट क्या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या ये पक्का है? ये पक्का पूरी तरह से नहीं है। अगर हमारा एक पार्टनर माइनर है और हमने उसको एडमिट करवाया है बिजनेस के प्रॉफिट के लिए, तो हो सकता है हम उसे लॉस ना दें। अगर हमने किसी पार्टनर को मिनिमम गारंटी दी है तो हो सकता है उसे भी हम लॉस ना दें।
बट ये चीज डिफाइंड है कि हम उसे प्रॉफिट जरूर देंगे। तो यहां पर वो पर्सन जो है, पर्सन हु आर एग्री हुए हैं किस चीज को शेयर करने के लिए, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, और जो प्रॉफिट होगा वो कहां से होगा, वो प्रॉफिट बिजनेस से होगा। यहां पर एक बात जरूरी जानना है कि वो एनपीओ नहीं होना चाहिए, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगी। तो यहां पर पार्टनरशिप फर्म होने के लिए जरूरी है कि वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव हो, बिजनेस किया जा रहा हो और उस बिजनेस को हम प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के साथ कर रहे हो। कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो वो सभी के द्वारा चलाया जाए, सभी का मतलब यह है पार्टनर, सभी पार्टनर के द्वारा चलाया जाए, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर किसी एक पार्टनर के द्वारा चलाया जाए सभी की तरफ से। यानी यहां पर ये कह रहे हैं कि सभी पार्टनर या तो एक्टिव पार्टनर भी हो सकते हैं, या हमारे पास कुछ पार्टनर पैसिव पार्टनर भी हो सकते हैं। इस तरह से ये जो थी हमारी डेफिनेशन है। मैं उम्मीद करता हूं कि डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ आई होगी। हाँ जी, सभी आगे देखिए, हमारे पास फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहला हमारे पास पार्टनरशिप, और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, थियोरेटिकल थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। टू और मोर पर्सन, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि हमारे पास जब पर्सन्स की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास दो या दो से ज्यादा पर्सन हो सकते हैं। दो या दो से ज्यादा पर्सन कितने ज्यादा हो सकते हैं, हमारे पास यहां पर वैसे हमारा जो इंडियन कंपनी एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हैज प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है वो 50 यहां पर बोला हुआ है रूल 10 के अंदर। बट अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। अब देखिए हमारे पास टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप होने के लिए, क्योंकि अगर अकेला पर्सन होगा तो वो पार्टनर नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो सोल ट्रेडर कहलाएगा, सोल ओनरशिप कहलाएगी। ये बिजनेस, इस प्रकार का बिजनेस सोल ट्रेडर बिजनेस कहलाता है। देर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन, यहां पर कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए फ्रॉम ए पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, सच पर्सन मस्ट बी। और यहां पर एक बात और बोली जाती है, वो पर्सन कैसा होना चाहिए, उस पर्सन के पास कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए। ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता का मतलब ये है कि वो ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए, यानी वैसे तो सभी लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं, बट कानून की दृष्टि से, कानून ने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टनर नहीं बन सकते, जो कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी नहीं रखते। एक ऐसा पर्सन जो पागल है, लूनाटिक है, ऐसा पर्सन नॉर्मली पार्टनर नहीं बन सकता। ऐसा पर्सन क्यों क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि वो अपने अच्छे बुरे के बारे में नहीं जानता, वो एक वाइजर डिसीजन नहीं ले सकता। इस वजह से यहां पर वो एक पार्टनर नहीं बन सकता। तो ये पर्सन विद अनसाउंड माइंड कह सकते हैं, लूनाटिक पर्सन कह सकते हैं, या फिर हमारे पास एक पागल पर्सन कह सकते हैं, जो एक पर्सन मेंटली रूप से इतना अच्छा नहीं है कि वो अपने बारे में अच्छे डिसीजन ले पाए। दूसरा एक पर्सन माइनर, माइनर भी एक पार्टनर बनने की कैपेसिटी में नहीं रहता, बट माइनर को भी हम कुछ प्रिविलेज देते हैं हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, कि उसको पार्टनर बनाया जा सकता है। बट अगर हम पहले ही बात करें, वो बनाया जा सकता है, दिस इज सेकंड ऑप्शन। बट अगर आप सीधा ये कहो माइनर पार्टनर हो सकता है, हम कहेंगे नहीं, एक माइनर पार्टनर नहीं हो सकता है। माइनर कौन है, माइनर एक ऐसा पर्सन है जिसकी एज अभी तक 18 साल नहीं हुई है, मीन्स उसकी एज जो है वो कम है। अगर हम एज की बात करें, एज है 18 साल से कम, ऐसा पर्सन क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा। और माइनर पर्सन भी पार्टनर नहीं बन सकता है। पर्सन विद अनसाउंड माइंड, और एक अनसाउंड माइंड जो है वो भी पार्टनर नहीं बन सकता है। अब यहां पर एक लाइन ही लिखी गई है, पर्सन फ्रॉम एनिमी कंट्री, एक ऐसा पर्सन जो हमारे दुश्मन देश से है। ठीक है, मान लीजिए हमारा जो भारत देश है वो पाकिस्तान को दुश्मन मानता है, और उनके बीच जंग छिड़ी हुई है, और हर टाइम तो दुश्मन नहीं रहते हर देश हमारे, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर जो है टाइम टू टाइम जाते रहते हैं और उनके भी आते रहते हैं। तो जिस टाइम वार का टाइम है, युद्ध का टाइम है, तो वो एनिमी डिक्लेयर हो चुका है। एनिमी डिक्लेयर होने के बाद अगर वहां का कोई पर्सन हमारे बिजनेस के अंदर पार्टनर है, तो वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उसका जो लीगल स्टेटस है पार्टनर बनने का वो खत्म हो जाता है। अगर वो पार्टनर अब नहीं बन सकता तो उसको पार्टनरशिप से निकाल दिया जाएगा। तो हमारे पास पर्सन विद अनसाउंड माइंड के साथ पर्सन फ्रॉम एनिमी कंट्री, जो एनिमी कंट्री से अगर कोई पर्सन होगा उसको भी हम पार्टनर नहीं मानेंगे, वो भी पार्टनर नहीं हो सकता है। और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, यानी कोई एक ऐसा पर्सन जिसको किसी और कानून की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। लेट फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक पर्सन को
जो सजा मिल गई, उम्र कैद मिल गई है। उम्र कैद का मतलब ये है कि वो जिंदगी के बहुत लंबे टाइम तक जेल में रहेगा। अगर वो जेल में रहेगा तो वो अपनी जो पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, वो पूरी नहीं कर पाएगा। अगर वो पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज को पूरा नहीं कर पाएगा तो वो पार्टनर कैसे बन पाएगा? तो इस तरह किसी पर्सन को वो डिस्क्वालीफाई हो गया है, किसी और लॉ की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गया है, तो ऐसे पर्सन को भी हम पार्टनर नहीं मानेंगे। तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है हमारे पास स्पेसिफाई करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है हमारे 50 हो सकते हैं विद रूल 10 और द कंपनीज रूल एक्ट 2014 के अकॉर्डिंग। यहां पर माइनर जो है, माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज पार्टनर इन द फर्म, हाउएवर ही इज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। उसे सिर्फ प्रॉफिट के लिए, यानी बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है और पार्टनर को भी प्रॉफिट हो रहा है, उस केस के अंदर हम बिजनेस के बेनिफिट के लिए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं और उस पार्टनर को हम क्या देंगे, सिर्फ प्रॉफिट ही देंगे। आगे हमारे पास फीचर ऑफ पार्टनरशिप में जो सेकंड हमारे पास है, ये एग्रीमेंट होता है। अब देखिए, पार्टनरशिप जो है वो एक एग्रीमेंट है, यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कुछ बातों के ऊपर एग्री हुआ है। हाँ जी, तो देखिए, एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन के साथ कुछ बातों के लिए एग्री हुआ है। अगर वो कुछ बातों के लिए एग्री हुआ है, जो जिन बातों के लिए एग्री होगा वही हमारी क्या बन जाएंगी, टर्म्स एंड कंडीशन बन जाएंगी पार्टनरशिप की। तो ये जो हमारी टर्म एंड कंडीशन है पार्टनरशिप की, तो ये जो अगर हम इसे कागज के ऊपर बना देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, पार्टनरशिप बन जाता है। और पार्टनरशिप की एग्जिस्टेंस ही कब होती है, एग्जिस्टेंस होती है एग्रीमेंट के साथ। अगर दो पर्सन के बीच में कुछ एग्रीमेंट नहीं है, यानी कुछ भी बातें कॉमन नहीं है, वो एक दूसरे से एग्री नहीं है किसी भी बात के लिए, तो वो पार्टनर नहीं हो सकते। जैसे आपने देखा कि अगर हम हिंदू अनडिवाइड फैमिली की बात करें तो वो ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से एग्जिस्टेंस में आता है। ऑपरेशन ऑफ लॉ की मतलब ये है कि एक पर्सन जो है वो लॉ की कानूनी दृष्टि से आया है। वो मान लीजिए एक इंसान है, उसके जो पुत्र होंगे, पुत्री होंगी या पुत्र होंगे, वो उसकी हिंदू अनडिवाइड फैमिली का पार्ट ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो यहाँ पर एग्री होना जरूरी नहीं है। मीन्स मैं अपने बेटे से एग्री हूं या नहीं हूं, वो मेरी हिंदू अनडिवाइड फैमिली का पार्ट जरूर हो जाएगा। बट अगर मैं एक पार्टनर है, एक पर्सन है, उससे एग्री हूं तो ही वो मेरा पार्टनर कहलाएगा। अगर मैं एग्री नहीं हूं तो वो मेरा पार्टनर नहीं कहलाएगा। तो यहां पर जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच जरूरी होता है। पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट से ही पार्टनरशिप जो है वो जनरेट होती है। इट मस्ट कम इनटू द एग्जिस्टेंस बाय द एग्रीमेंट एंड नॉट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये लॉ के ऑपरेशन से नहीं आता है, इसमें एग्री होना जरूरी होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, ए हिंदू अनडिवाइड फैमिली कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। एक हिंदू अनडिवाइड फैमिली है जो लॉ की दृष्टि से आती है, नॉट बाय द एग्रीमेंट। सच एग्रीमेंट कैन बी इधर ओरल, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। बट हम अपने फ्यूचर के डिस्प्यूट्स को हटाने के लिए, डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए नॉर्मली क्या रखते हैं, इसे हम रिटर्न में रखते हैं। और जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसे ही हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप बोला करते हैं। ये हम आगे भी पढ़ेंगे दोबारा से। आगे देखिए, हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। इसके बारे में हम डिस्कशन कर भी चुके हैं। यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। अगर वो बिजनेस का एग्जिस्टेंस नहीं है और हम प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं कर रहे हैं, वो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो वो जरूर पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकती है। पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड बाय द पर्पस ऑफ द कैरिंग ऑफ द सम बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अगर हम प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं कर रहे हैं तो पार्टनरशिप नहीं होगी। सच इज लीगल बिजनेस, उसे ही हम लीगल बिजनेस, वो लीगल भी होना चाहिए। ए जॉइंट जॉइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी, उसको हम पार्टनरशिप की कैटेगरी में नहीं ले सकते। मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग ले रखी है और उस बिल्डिंग पर आपकी जॉइंट ओनरशिप है, तो आप उससे प्रॉफिट तो नहीं कमा रहे हैं। अगर उससे प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तो वो आपका बिजनेस भी नहीं होगी, वो आपकी पार्टनरशिप फर्म भी नहीं होगी। आगे हमारे पास शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। हाँ जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली देखा गया है, मैं इसके पहले आपको ज्वाइंट हिंदू फैमिली और आपका जो है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप एसोसिएशन, आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात कर लीजिए। ज्वाइंट हिंदू फैमिली, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। देखिए, ज्वाइंट हिंदू फैमिली और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में होता क्या है।
जॉइंट हिंदू फैमिली एक बिजनेस होता है जिसके अंदर एक पर्सन जो है एक फैमिली बिजनेस चलाती है। क्या वहां पर प्रॉफिट शेयरिंग होता है? नहीं, वहां पर प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होता है। सारा जो प्रॉफिट होता है वो ओनर के पास रहता है, ओनर का मतलब यहां कर्ता के पास रहता है। अगर किसी मेंबर को प्रॉफिट चाहिए तो वो अपना शेयर मांग सकता है, प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मांग सकता, यानी प्रॉपर्टी में अपनी हिस्सेदारी मांग सकता है कि मेरे को अलग कर दो, मेरे को मेरी प्रॉपर्टी दे दो और मेरे को और कुछ नहीं लेना, प्रॉफिट नहीं मांग सकता। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या होता है, जो एक इंडिविजुअल लोग होते हैं वो कुछ लोग मिलकर एक काम शुरू कर देते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है, यहाँ दो पर्सन मिल जाते हैं। मैं किसी, मान लीजिए सेल करने में मैं बहुत अच्छा हूं और सारी सेल मुझसे होती है, तो मैं कहता हूं मुझे सेल पर परसेंटेज दे दो। मैं प्रॉफिट शेयरिंग नहीं मांग रहा, मैं सेल पर परसेंटेज मांग रहा हूं। कोई तीसरा पर्सन कहता है मुझे तो सैलरी दे दो, मैं एम्प्लॉय बन के राजी हूं। और कोई कहता है कि मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो ये कुछ इंडिविजुअल्स का ग्रुप है जो इकट्ठा तो हुआ है, बट इसमें प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है। बट पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग होना जरूरी है। अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड है तो उस डीड के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हो सकता है रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड लागू हो और हम प्रॉफिट्स जो हैं वो क्या दें, सिर्फ और सिर्फ जो इक्वल प्रॉफिट दे दें। यानी यहां पर अगर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म होती है तो अगर प्रॉफिट होंगे तो वो बराबर बराबर बढ़ जाएंगे 1:1 के रेशो में। अगर 3 पार्टनर है तो 1:1 के मतलब यहां पर 1:1 का मतलब यह है 1/2 आधा आधा 50-50%। और यहां पर 1/3 यानी 33.3%। इस तरह से। और अगर 4 पार्टनर होंगे तो 1/4% यानी 25% ईच। तो इस तरह से सभी के अंदर बराबर बराबर बढ़ जाएगा इन रिस्पेक्ट टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। यहां पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना भी क्यों ना हो उससे मैटर नहीं है, बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सभी में बराबर प्रॉफिट शेयरिंग हो जाएगी। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ मैंडेटरी फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं है तो उसको हम पार्टनरशिप फर्म भी नहीं कह सकते। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर मस्ट बी एम टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के प्रॉफिट को अगर हम बांटेंगे, इफ सम पर्सन ज्वाइन हैंड विद सम चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए है तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। फर्दर ए पार्टनर इज डिप्राइव्ड ऑन द राइट टू शेयर अ प्रॉफिट ऑन द बिजनेस। अगर किसी पर्सन को हम उसके प्रॉफिट का हिस्सा नहीं दे रहे हैं, ही कैन नॉट बी कॉल्ड पार्टनर, उसको पार्टनर नहीं कहा जा सकता। डिप्राइव्ड का मतलब हमने उसको अलग रख दिया, हम उसके प्रॉफिट को नहीं दे रहे हैं। बट इट इज नॉट नेसेसरी टू शेयर, ऑल पार्टनर शुड सेम प्रॉफिट और लॉस। यहां पर ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि सभी पार्टनर को लॉस मिले ऐसा जरूरी नहीं होता है। हम काफी बार कुछ पार्टनर से एग्री नहीं करते हैं कि उसको हम लॉस देंगे। इट मे बी एग्रीड बिटवीन द पार्टनर, वो अपने एक दूसरे के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेक्स्ट फीचर है रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप एंड प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये भी हम बात थोड़ा थोड़ा कर चुके हैं। देखिए जो एक दो पार्टनर हैं वो एक दूसरे के नौकर या मालिक नहीं है, वो ओनर नहीं है, ना ही वो एम्प्लॉय हैं। वो एक दूसरे के क्या है, वो प्रिंसिपल और एजेंट है। वो ज्वाइंट ओनरशिप रखते हैं किसी बिजनेस के अंदर। जब वो ज्वाइंट ओनरशिप रखते हैं तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है। ये प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप का मतलब ये है कि एक टाइम में अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन दूसरे तीसरे थर्ड पार्टी के साथ किसी प्रकार का एग्रीमेंट कर लेता है तो वो पर्सन सभी पार्टनर्स को बाइंड करेगा उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी बनने के लिए। इस तरह से एक पर्सन का जो एक्ट है तीसरी पार्टी के साथ उसमें सभी पार्टनर बाइंड हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट कहलाता है। ईच पार्टनर इज एग्री एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। यहां पर कहता है ईच पार्टनर इज एजेंट, एजेंट बोला है, मैं एग्री बोल रहा हूं। ईच पार्टनर इज एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। एक टाइम में देखिए यहां पर एजेंट और प्रिंसिपल की भूमिका का मतलब क्या होता है। मान लीजिए ये ए पार्टनर है और ये बी पार्टनर है। अगर ए पार्टनर तीसरी पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट करता है तो ये हमारा ये एजेंट हो गया और ये क्या बन गया, ये प्रिंसिपल बन गया। अगर ये बी पार्टी किसी थर्ड पर्सन के साथ कोई एग्रीमेंट करता है तो ये क्या हो जाएगा, ये एजेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। इस तरह से कोई एक पार्टी किसी एक टाइम में एजेंट होगी और दूसरे टाइम में वो प्रिंसिपल होगी, और कोई एक पार्टी एक टाइम में प्रिंसिपल होगी और दूसरे टाइम में वो एग्रीमेंट होगी, सॉरी एजेंट होगी। वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से दूसरे पर्सन के साथ
कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किस तरह से दूसरे पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ हिमसेल्फ कैन नॉट बी बाइंड, कैन बी बाइंड, हिमसेल्फ कैन बी बाइंड बाय द एक्ट ऑफ द अदर पर्सन। वो एक दूसरे पर्सन जो पार्टनर है उनके भी एक्ट को बाइंड कर देता है, इस वजह से इन दोनों के अंदर रिलेशनशिप जो होगा प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होगा। हाँ जी, आगे हमारे पास बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो बिजनेस सभी के द्वारा चलाया जाएगा, किसी एक द्वारा भी चलाया जा सकता है। यहां पर सभी पार्टनर पैसिव पार्टनर नहीं हो सकते, ये बात क्लियर रखिएगा कि सभी पार्टनर पैसिव पार्टनर नहीं हो सकते। किसी एक पार्टनर को तो कम से कम एक्टिव पार्टनर होना जरूरी है। यहां पर अगर वो एक पर्सन ही चला रहा है तो वो सभी के लिए क्या करेगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो सभी के लिए क्या होगा, एजेंट की भूमिका निभाएगा। इट मींस दैट ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सभी पार्टनर, ये पार्टनरशिप में सभी पार्टनर का राइट है, जब वो चाहें बिजनेस की एक्टिविटीज के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब ये है वो जब चाहे बिजनेस में काम काज के अंदर हाथ बटा सकते हैं, वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकते हैं, वो हिसाब किताब मांग सकते हैं, ये सारी चीजें। इट मींस दैट ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड ईच पार्टनर इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। और हर पार्टनर एक दूसरे को बाउंड भी करते हैं। आगे हमारे पास नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। हाँ जी, मैं पहले ही बता चुका हूं इस क्लास के शुरू होने से पहले ही कि हमारे पास जो सभी पार्टनर हैं वो एक तरह से क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी रखते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आप अगर ये सोचेंगे सर, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पार्टनरशिप फॉर्म में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है या नहीं होती है, तो आप कहेंगे हाँ जी, पार्टनरशिप फॉर्म में लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। यहां पर कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, बट आप अकाउंट जो करेंगे वो सेपरेट लीगल एंटिटी को ध्यान में रखते हुए करेंगे। ठीक है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती तो हम कहेंगे नहीं होती, क्योंकि यहां पर जो पार्टनर्स होते हैं उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर कल को बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो सभी पार्टनर की जो पर्सनल एसेट्स होती हैं उनसे भी बिजनेस की लायबिलिटीज को पूरा किया जाता है। तो यहाँ कहता है पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम द फर्म। इट्स मीन दैट ऑल एग्रीमेंट एंटर्ड विद द फर्म विल बी इन्फोर्सिबल अगेंस्ट ईच पार्टनर। यानी यहां पर ये नहीं होता कि जो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अगर मैंने मान लीजिए मैं एक पार्टनर हूं और किसी तीसरे पर्सन के साथ मैं कोई एग्रीमेंट करता हूं और दूसरे पार्टनर ये कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, हम अलग हैं, बिजनेस अलग है, ऐसा नहीं है, तो यहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। अगर किसी पार्टनर ने बाइंड किया है तो वो अल्टीमेटली बाइंड हो जाते हैं सभी पार्टनर भी, और यहाँ पर इन्फोर्सेबल किया जाएगा उस लॉ को, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, तो क्योंकि यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है एंड ज्वाइंटली होती है। फर्म इज सेपरेटेड बिजनेस एंटिटी फ्रॉम द अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू, और अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। आगे देखिए, हमारे पास कुछ राइट्स ऑफ पार्टनर्स दिए गए हैं। हम सिर्फ आज की क्लास में इतना ही करेंगे, हमारी 30 मिनट की क्लास लगभग हो चुकी है। देखिए, राइट ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की बात करें, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और एंड में हम यहाँ पर एक कूपन कोड है हमारा, वो भी हम दिखाएंगे और उससे आप कुछ डिस्काउंट एक्स्ट्रा ले पाएंगे। देखिए क्या है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस उसे शेयर करने का राइट है। अदर पार्टनर एग्रीड रेशियो, जो हमारे पास जो पार्टनर्स एग्री रेशियो में हुए हैं उस रेशियो के अंदर उसको प्रॉफिट लेने का या लॉस लेने का भी अधिकार है। हर पार्टनर को पार्ट लेने का, बिजनेस की कंडक्ट के अंदर शामिल होने का राइट है। हर पार्टनर को कंसल्ट करने का, यानी कहने का मतलब होता है ना, एक शादियों के अंदर, हिंदू शादियों के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर जो मैरिज होते हैं ना, उसके अंदर जीजा जी और फूफा जी को बहुत पूछा जाता है इसी तरह, और वो कहते हैं कि हमें क्यों नहीं पूछा गया। इसी तरह यहाँ पर क्या है कि एक बिजनेस पार्टनर जो है उसके अंदर जो पार्टनर्स हैं सभी पार्टनर को एक दूसरे के साथ कंसल्ट किया जाना उसका राइट है। कंसल्ट इन मैटर और रिलेटेड टू द रिलेशनशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस जो है, सॉरी रिलेशनशिप बिजनेस नहीं है, मैं यहाँ पर रिलेशन में पहुंच गया। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर एक दूसरे के साथ कंसल्ट किया जाना जरूरी है। ईच पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट। हर पार्टनर को इंस्पेक्ट करने का यानी चेक करने का, जांच करने का, कॉपी मांगने का, बिजनेस से अकाउंट की कॉपी मांगने का राइट है। अब कोई भी एक पार्टनर, ये वैसे आप आगे भी पढ़ेंगे, जो हमारे पास एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर भी पढ़ेंगे, अगर कोई भी एक पार्टनर एग्री नहीं है तो किसी भी हम न्यू पार्टनर को बिजनेस में शामिल नहीं कर सकते, कोई भी एक पार्टनर।
यानी अगर अब 50 पार्टनर है और कोई एक पार्टनर कह देता नहीं हम एडमिशन नहीं करवाएंगे किसी पार्टनर को, वैसे 50 तो हो ही चुके हैं, 49 पार्टनर मान लेते हैं, मान लीजिए आप 49 पार्टनर थे, 49 पार्टनर थे और कोई एक नया पार्टनर को हमने एडमिट करा के पूरी हमारी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचना था और आप कहते हैं नहीं जी ऐसा नहीं होगा, अगर एक पार्टनर भी डिसएग्री हो जाता है तो नया पार्टनर एडमिट नहीं करवाया जाएगा। तो एवरी पार्टनर है ज्वाइंट ओनरशिप, कोई भी नौकर नहीं है और कोई भी दूसरे का मालिक नहीं है, तो यहां पर ज्वाइंट ओनरशिप होती है। यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एक पार्टनर बिजनेस को लोन देता है फर्म को और उस लोन से रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, उस लोन से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट का होने का मतलब यह है कि हमने पहले से ही किसी निश्चित इंटरेस्ट रेट पर हमने फिक्स नहीं किया है और हमने जब लोन पार्टनर से लिया यानी फर्म ने लोन पार्टनर से लिया तब हम उस चीज को डिफाइन नहीं कर पाए कि हम कितना इंटरेस्ट देंगे और शर्मा शर्मी में पार्टनर जो है वो भी नहीं मांग पाया, तो इस केस के अंदर हम 6% पर एनम की रेट से उसे इंटरेस्ट जरूर देंगे। ठीक है, चाहे एग्रीमेंट हो चाहे ना हो, ये बात हमेशा फिक्स रहेगी, 6% की रेट से हम उसे जरूर देंगे। बट इन केस ऑफ एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट है तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, वहां पर 6% वाली कंडीशन खत्म हो जाती है। अगर एग्रीमेंट में 3% है तो 3% देंगे, 2% है 2% देंगे, 1% है 1% देंगे, 10% है 10% देंगे, बट यहां पर एग्रीमेंट ना होने के केस में हम 6% देंगे। और यहां पर एक और बात यहां पर इंपॉर्टेंट है, अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप के लिए कुछ खर्च इंकर करता है जो पार्टनरशिप की कैपिटल का हिस्सा नहीं है, कैपिटल का हिस्सा का मतलब यह है, मान लीजिए मैं एक बिजनेस में पार्टनर के रूप में आता हूं और मैं 10 लाख रुपया कैपिटल के रूप में लेकर आता हूं, मैं 10 लाख कैपिटल के रूप में कैश में नहीं लाता, मैं उसमें से 5 लाख कैश ले आता हूं और 5 लाख रुपए की एक बिल्डिंग है वो पार्टनरशिप को दे देता हूं, तो ये तो मैं कैपिटल के रूप में लाया हूं। बट कैपिटल के अलावा मैं बिजनेस में कुछ खर्चे इंकर करता हूं, वो बिजनेस का खर्चा था बट मैंने अपनी पॉकेट से दे दिया, तो मुझे रीइंबर्स किया जाएगा, ये मेरा राइट बनता है, राइट टू इंडेमनीफाई बाय द फर्म, फर्म उसको जरूर देगी। एवरी पार्टनर हैज टू राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, और वो एक जो प्रॉपर नोटिस देने के बाद कोई भी पार्टनर रिटायर हो सकता है और हम किसी पार्टनर को ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं जी आप तो नहीं जा सकते, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये थे आपके आज के क्लास, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी, और क्योंकि कभी किसी प्रकार का क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से इस क्लास को समझा है। और अब बारी आती है हमारे कूपन कोड की, तो हमारा अगर आप फर्स्ट यूजर हैं तो हमारे पास फर्स्ट यूजर के केस में ये फर्स्ट यूजर कूपन है, इसके अंदर आप कूपन कोड लगाएंगे FU500। FU500 जब कूपन अप्लाई करेंगे तो ये कूपन आपको 500 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट देगा। इस कूपन की वैलिडिटी जो है वो 31 मार्च 2023 तक है। हमारा ऑफर पहले से चला हुआ है जिसमें हम 75% पहले ही डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप इस क्लास के बाद इस कूपन को अप्लाई करते हैं तो आपको 500 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, मीन्स आपके जो लिए जो आपका एनुअल एक्सपेंसेस हो जाएगा वो 2500 हो जाएगा अकाउंटिंग पढ़ने के लिए। और दूसरा यहाँ पर ये जो कूपन है वो अगर आप इंस्टॉलमेंट्स लेते हैं, इंस्टॉलमेंट्स ऑप्शन भी अवेलेबल है अभी, और अगर आप इंस्टॉलमेंट को ऑप्ट करते हैं तो ये कूपन अप्लाई नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आप इसी तरह हमारे चैनल से बने रहेंगे। अगर आपने यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। और हमारी ऐप को डाउनलोड करने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से आप हमारी फंडामेंटल लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस।